वेलकम। मैं हूं हर्षदा सावंत। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले देखते हैं क्या है खास इस हफ्ते आपके लिए। ऑथेंटिक होममेड फूड के बढ़ते शौक को बुना रहा दिल्ली का स्टार्टअप होम फूडी। देश में बढ़ते को लिविंग के चलन के बीच कैसे खड़ा हुआ जोलो स्टेज, और आपके लिए खास एक स्मॉल बिजनेस आइडिया। पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर रहने वाले बच्चे हों या फिर यंग प्रोफेशनल्स, इनके सामने रोज की समस्या है घर में खाना बनाना, क्योंकि हर रोज होटल का खाना ना तो आपकी जेब अलाउ करती है और ना ही सेहत। कैसा हो अगर आपको हर दिन घर बना खाना मिले, और वो भी अलग अलग प्रांत का। यही काम कर रहा है नोएडा का स्टार्टअप होम फूडी। नोएडा की आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोना दहिया मेडिकल क्षेत्र में जाना माना नाम है। मोना अपने प्रैक्टिस में अच्छी खासी व्यस्त रहती है, लेकिन सरकार के घर घर स्टार्टअप के नारे ने इस दिशा में कुछ करने की तरफ मोना को मजबूर किया, और इसी सोच से नरेंद्र सिंह दहिया के साथ मिलकर मोना ने शुरू किया एक ऐसा स्टार्टअप जो घर में लजीज खाना बनाने वाले होम शेफ्स को अपने स्किल के दम पर कमाई के मौके दे रहा है। होम फूडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खाने वाले और खिलाने वालों को जोड़ता है। एक डॉक्टर होने के नाते ये मुझे हर समय मेरे मन में रहता था कि किस प्रकार आजकल मोटापा इतना बढ़ते जा रहा है, और इसको टैकल करने के लिए एक स्वस्थ और संतुलित भोजन की कितनी आवश्यकता है। तो मेरे डॉक्टर होने के पहलू से इस प्रकार मैं होम फूडी से जुड़ गई। दूसरा, एक महिला होने के नाते, एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होने के नाते मुझे यह भी मेरे जहन में था कि किस प्रकार मैं महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान दे सकती हूँ। मेन्यू के लिए कोई टेंशन नहीं लेने का। अपन होम फूडी का ऐप बहुत बढ़िया है, उसमें मैंने किचन और होममेड फूड ग्राहकों को डिलीवर किया जाता है। यहाँ बने खाने में न सिर्फ हाइजीन को मेंटेन किया जाता है, बल्कि इसमें माँ के हाथ का स्वाद भी चखने को मिलेगा। और यही वजह है कम समय में इस बिजनेस ने काफी अच्छा जोर पकड़ा है। मेरे जैसे यंगस्टर्स घर के बाहर होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत सारा देसी फूड्स अवेलेबल है जो कि बहुत न्यूट्रिशियस है, डिलाइटफुल है और हाइजीनिक कंडीशन से तैयार किया जाता है। इसीलिए क्या है कि मन को संतुष्टि मिलती है। हेल्दी इंडिया और विमेन एम्पावरमेंट के सरकारी पहल में अपना योगदान दे रहे होम फूडी के प्लेटफॉर्म पर 150 से ज्यादा होम शेफ्स अब तक लिस्टेड हो चुके हैं, जो मल्टी क्विजीन खाने की क्वालिटी, हाइजीन और किचन की स्वच्छता और पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स जैसे तय मापदंडों के आधार पर शेफ्स का चुनाव करती है। इतना ही नहीं, होम फूडी के सभी होम शेफ्स 100% FSSAI सर्टिफाइड है। हम उनको हर प्रकार से तरीके से जो मदद दी जा सकती है वो प्रदान करते हैं, चाहे वे हो या उनके पैकेजिंग में हो, डिलीवरी में हो, उनके मार्केटिंग में हो। मार्केटिंग में आप देखेंगे कि प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, हमारा वीडियो कमर्शियल है। सो हर प्रकार से हम उन्हें ये सुविधा प्रदान करते हैं, और ये स्ट्रिक्टली हमने अपने वेबसाइट में भी लिखा है, दिस इज़ ओनली फॉर होम शेफ्स। दिस जो कमर्शियल किचन्स हैं वो अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो होते हैं जो प्रोटोकॉल, एंड इट अप्लाइज टू ऑल द होम शेफ्स, माने सभी पे ये लागू होता है। कोई ऐसा एक हफ्ता नहीं गया है जब मेरे पास किसी एक नए इंसान का ऑर्डर नहीं आया हो। एक बार ऑर्डर आता है, उसके बाद रिपीट ऑर्डर्स आता है। हर चीज़ इतनी आसान हो गई है ना, ऑर्डर बुकिंग करना। इसमें लोग पहले से अपने आगे के फ्यूचर ऑर्डर्स जैसे हम कहते हैं वो भी बुक कर सकते हैं। आप एडवांस में 2-3 दिन एडवांस अगर रेगुलर ऑर्डर्स करने हैं वो भी कर सकते हैं। प्लस लॉजिस्टिक्स जो इतनी सारी हमें प्रॉब्लम आती थी कि डिलीवरी कैसे होगी, जो मेरी सबसे मेन इशू था कि मैं डिलीवरी नहीं कर पाती थी, बिकॉज जहाँ मेरा एरिया है वो बहुत दूर है मेन शहर से। विद दिस ऐप ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व हो गई हैं।
हर शेफ को ग्राहकों में अच्छी पहचान मिल सके, इसलिए कंपनी ने प्रमोशन मुताबिक फाइनेंशियल हेल्प ऑफर करना जैसे कई जिम्मेदारियां उठाई है, जिससे ग्राहकों को प्लेटफॉर्म पर खींच लाना आसान होता है। इस फूड बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज रहा ग्राहकों को समय पर खाना पहुंचाना, और इसके लिए कंपनी ने स्मार्ट तरीका अपनाया है। अभी हमारे पार्टनर्स हैं नोएडा में जो ये हमारे साथ टाई अप है, जिनका जो वितरण में बेसिकली हमारी मदद करते हैं, और आगे चल के भी हमें दूसरे शहरों में डिलीवरी के लिए टाई अप्स के लिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। नोएडा में अभी हमारा नाउ डिलीवरी के साथ टाई अप है। हमारे कस्टमर्स काफ़ी खुश हैं डिलीवरी के जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी जो भी वो सेवाएं देते हैं। अक्टूबर 2019 में नोएडा से शुरू हुआ होम फूडी का दायरा अब दिल्ली एनसीआर तक बढ़ने जा रहा है, और 2020 के अंत तक कंपनी इसे देश के टॉप 10 सिटीज में ले जाने का प्लान बना रही है। कमीशन पर आधारित बिजनेस मॉडल से कंपनी रेवेन्यू कमा रही है। इस साल कंपनी का रेवेन्यू टारगेट 10 करोड़ का है, जिसे अगले साल 100 करोड़ ले जाने की कंपनी की कोशिश रहेगी। इन विस्तार योजनाओं को लगने वाले फंड्स के लिए कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मदद भी लेगी। डॉक्टर मोना इस पहल को अगले 5 साल में ग्लोबल मार्केट में ले जाने का ध्येय रखती है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे को लिविंग स्टार्टअप जोलो स्टेज के फाउंडर्स अखिल और निखिल सिकरी से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। पिछले 5 सालों में वी वर्क, ऑफिस 91 स्प्रिंग बोर्ड और बी हाइव जैसे को वर्किंग स्पेसेस की सफलता पर लाइमलाइट रहा है। वहीं एक और कॉन्सेप्ट उभरा है को लिविंग का, जहां यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए रहने की ऐसी व्यवस्था की जाती है जिसमें उन्हें फुल फर्निश्ड लिविंग स्पेसेस के साथ दूसरी शेयर्ड फैसिलिटीज भी मिलती हैं। 2015 में निखिल सिकरी, अखिल सिकरी और स्नेहा चौधरी ने लिविंग एक्सपीरियंस को रीडिफाइन करने के मकसद से अपनी कंपनी जोलो स्टेज की नींव रखी। आज ये स्टार्टअप बेंगलोर, चेन्नई, कोटा, गुड़गांव और हैदराबाद जैसे 10 शहरों में 25,000 से ज्यादा लोगों को किफायती और हाई क्वालिटी लिविंग फैसिलिटीज मुहैया करा रही है। कंपनी के अब तक के सफर और आगे के प्लान्स पर मैंने बात की फाउंडर्स निखिल और अखिल सिकरी से। निखिल, अखिल, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मुझे बताइए, एक डॉक्टर और एक IIT ग्रेड को लिविंग स्पेस के बारे में कैसे सोचता है और इस तरह का वेंचर कैसे शुरू होता है? इट वॉज नॉट कि हमें ये करना है, इट वॉज कि अब देखते हैं जो हमने सीखा है आज तक उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। कि प्रोडक्ट मार्केट फिट सही होना चाहिए, B2C बिजनेस करेंगे, बड़ी मार्केट होनी चाहिए कि करोड़ों लोग हैं, उसमें से कुछ तो मुझे देंगे पैसा धंधा चलाने के लिए, सैलरीज पे करने के लिए। इम्पैक्ट होना चाहिए। हाँ, इम्पैक्ट होना चाहिए। तो को लिविंग के लिए कोई यूरेका मोमेंट था कि ये चलेगा? इस पे आते हैं। जब हम एक माराथली में, और देर आर मेनी मतलब PG के हब्स बने हुए हैं, आप अंदर जाते हैं और आपको दिखता है कि यार लोग ऐसे मतलब हज़ारों में भी लाखों की तादाद में रह रहे हैं, एंड मतलब देर आर जहाँ पे इतनी डिग्निफाइड लिविंग नहीं है। सो दैट वाज मोर ऑफ अ लाइक प्लेस वेयर इट सेड कि यार हाँ, इसमें वी हैव अ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। वो यूरेका को या कन्विक्शन मोमेंट कहो कि वहाँ जाके लगा कि यार ये अगर बदलेंगे ना तो पुण्य मिलेगा। इस लाइफ कंडीशन को चेंज करना है हमें। दिस इज समथिंग दैट डिजर्व्स बेटर लाइफ। लेकिन को लिविंग जिस समय आप लोगों ने शुरू किया तब बहुत ही नेसेंट मार्केट था, तो उसको आप नॉर्मली कहते थे कि PG बिजनेस में आप उतर रहे हैं। I'm sure कई लोगों ने आपको कहा भी था कि आप क्या कर रहे हो, टेक्नोलॉजी में PG बिजनेस को जोड़ रहे हो और आप बोल रहे हो कुछ फैंसी शुरू कर रहे हैं। तो वो पीरियड आपके लिए इनिशियली कैसा रहा? शुरू में एक्चुअली में लोग कहते थे कि इसमें क्या ही कर लोगे तुम, बट आई थिंक हमें कन्विक्शन था कि दिस इज हाउ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी। तो को लिविंग इज द फॉर्म ऑफ लिविंग जो आगे चलेगा। So that's where we got conviction on a very philosophical level कि ये दुनिया तो ऐसे ही होगी, कब होगी हमें नहीं पता, and thankfully हमारा बिजनेस ठीक चल रहा था तो हमें जल्दी भी नहीं थी। We've been consistently growing 300% year on year। अगर आप 300% year on year ग्रो कर रहे हो तो आपको अभी जल्दी नहीं है सारी दुनिया को बताने की। जब पता लगेगा अपना बिजनेस अच्छा कर रहा है।
ओयो एक क्लियर कट एग्जाम्पल है जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के साथ शुरू हुआ और अभी भी शायद उनके कुछ बिजनेसेस वैसे ही हैं. इनफैक्ट योर मॉडल वाज वेरी सिमिलर, बस आप होटल्स के बजाय को लिविंग और ज़्यादा लॉन्गर पीरियड स्टेज के बारे में सोच रहे थे. वी वांटेड टू गिव कि अच्छे जो कि सो इट वाज मोर ऑफ अ एग्रीगेटर मॉडल कि जो भी हमारे अच्छे पीजीज, हॉस्टल्स और को लिविंग हैं हम उनको एम्पावर करेंगे. हम उनके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाएंगे, हम कस्टमर के लिए सर्च एंड डिस्कवरी बनाएंगे और हमारे जो एसोसिएटेड पार्टनर्स हैं उनको हम एम्पावर करेंगे. बट 6 महीने के अंदर ही हमें दिख गया कि हम जो कस्टमर्स को प्रॉमिस कर रहे हैं हम उनको डिलीवर नहीं कर पा रहे. सो आई वुड से मतलब कस्टमर प्रॉमिस डिलीवर ना कर पाना वाज द मेजर रीज़न वेयर वी सेड कि हम ऑपरेशंस में भी जाएंगे और जो पहले हमारे पार्टनर्स बन रहे थे वो अब हमारे कंपटीशन भी बन सकते हैं. एंड दैट्स वेयर वी टुक अ पिवट. इस पूरे पिवट में और मॉडल को और डिस्कवर करने में टेक्नोलॉजी ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है. उसके बारे में बताइए कि कहाँ पर ये कैसे असिमुलेट होता है साहब. सो अगर हम को लिविंग के हर विभाग और हर क्षेत्र में देखें तो टेक्नोलॉजी हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले. चाहे वो एक बिल्डिंग को एनालाइज करना है कि मुझे HSR या फिर मुझे कोई भी लोकेलिटी में बिल्डिंग 1 लेनी चाहिए या बिल्डिंग 2 या बिल्डिंग 3, तो वहाँ पे भी वी हैव अ रोल टू प्ले जहाँ पे वी डिसाइड कि यहाँ पे डिमांड कितनी है, यहाँ पे ओवरऑल रेंट या प्राइसिंग कितना देना चाहिए कि इस प्राइसिंग पे मेरी प्रॉपर्टी कितनी जल्दी भर जाएगी. सो टेक्नोलॉजी हैज़ अ रोल टू प्ले. मतलब जब हम पहली इंटरेक्शन करते हैं एक बिल्डर के साथ, देन गोइंग लाइव एंड देन कस्टमर के लिए जब वो कस्टमर का सर्च एंड डिस्कवरी कर रहा है कि मतलब मैं कहाँ पे रूम देखूँ, कैसे देखूँ, वी हैव इंटीग्रेटेड विद गूगल मैप्स जिसमें आप नियर भी करो तो साथ के साथ आ जाएगा. फिर हमारा व्हाट्सएप इंटीग्रेशन है जिसको हम फर्दर चैट के थ्रू एनहांस कर रहे हैं कि आप सब कुछ चैट पे ही कर सकते हो. चाहो तो आप बुकिंग कर सकते हो, आप बोर्ड कर सकते हो सीधा, राइट. तो टेक्नोलॉजी का रोल आई वुड से जो मेजर है उसमें एक तो हाउ डू मतलब कलेक्टिंग द डेटा कि आप जो भी जितनी भी आपकी नॉलेज डेटा आ रहा है उसका कितना अच्छे से यू कैन मॉडल इट. अब AI एल्गोरिदम्स लगा सकते हो सो दैट यू कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग. एक करके इम्प्रूवमेंट्स आती जाएंगी और हमारी इम्प्रूवमेंट्स बहुत बढ़ रही हैं एज वी ग्रो. हर साल वी आर मेकिंग बेटर डिसीजंस. यहाँ पर वो फिर इम्पॉर्टेंट है कि आपकी रिलेशनशिप इवेंचुअली उस प्रॉपर्टी ओनर के साथ कैसी रहेगी. आई एम श्योर आप कह रहे थे कि इनिशियली आप कुछ पुण्य कमाना चाहते थे एजुकेशन में. आप लोग एक वरदान के तौर पर आए स्पेशली बिल्डर्स के लिए और पीपल हु आर सिटिंग ऑन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री. वो रिलेशनशिप किस तरह से इनिशियली थी और कितनी अब डेवलप हुई है? वो रिलेशनशिप एक्चुअली बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा है. हम शुरू हुए थे अनसोल्ड इन्वेंट्री उनकी मोनेटाइज करने के लिए. सो वी आर वर्किंग विद ऑलमोस्ट 30 बिल्डर्स ऑन मोर देन 10 लाख स्क्वायर फुट एज ऑफ नाउ. तो शुरू हुए थे हम बहुत अनसोल्ड इन्वेंट्री वाले प्लेस से. धीरे धीरे हमारा रिलेशनशिप बहुत डीप हो गया. इसको हम अब पर्पस बिल्ड रियल एस्टेट ऑफरिंग की तरह उनके साथ काम करते हैं कि जहाँ हम उनके साथ बैठ के सोचते हैं, उनको बताते हैं, कंसल्टिंग प्रोजेक्ट करते हैं कि यहाँ बनाना क्या है. लेकिन यहाँ पर फिर चैलेंज ये आता है कि आपने ज़्यादातर जो प्रोमिनेंट मेट्रोज हैं जहाँ पर वर्कफोर्स आता है काम करने के लिए, वहाँ पर अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर लिया. अब इसको स्केल करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? छोटे शहरों में जाएंगे, क्या वहाँ पर इतनी डिमांड होगी? छोटे शहरों के लिए हम ज़्यादातर स्टूडेंट हाउसिंग अप्रोच ले रहे हैं. स्टूडेंट हाउसिंग के हॉस्टल्स तो छोटे छोटे शहरों में भी हैं. तो छोटे शहरों के लिए हम जैसे मैंगलोर, इंदौर, अहमदाबाद, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट हाउसिंग वाला अप्रोच ज़्यादा ले रहे हैं देन को लिविंग. क्योंकि लिविंग तो लिविंग है, जिसमें बच्चा रह ले या एडल्ट रह ले या फैमिली रह ले. तो प्लेटफॉर्म जो हमारा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, इट एनेबल्स एवरीथिंग. अखिल, ये बताइए कि इस समय क्या आपको लग रहा है आप ऐसे मकाम पर है जहाँ पर जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वही बिजनेस को ड्राइव करेगा? बिल्कुल, जो बिजनेस इंटेलिजेंस है वो वहीं से आ रही है. फिर उसके बाद जो हमारे इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेसेस है, मतलब इट्स अ सेइंग कि व्हाट यू कांट मेजर यू कांट इम्प्रूव. जिसको आप एक नंबर से मेजर नहीं कर सकते उसको आप इम्प्रूव भी नहीं कर सकते. तो एकदम मतलब डेटा इज रूलिंग एवरीथिंग. अच्छा, इस समय आपकी इकोनॉमिक्स क्या है? हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर ये लोग इस तरह का बिजनेस मॉडल सेट कर पाए हैं, बना पाए और सक्सेसफुली चला पाए हैं तो शायद हम भी कर सकते. तो आप पैसा एग्जैक्टली कहाँ पर कमाते हैं? तो मोटा मोटा सबसे पहले कस्टमर अगर 100 रुपया देता है तो उसमें कुछ खर्चा किराए का है, कुछ खर्चा खाने का है, कुछ खर्चा उनकी सर्विसेज का है, कुछ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का है, कुछ हमारे स्टाफ का है.
तो ये सब निकाल के एवरेज मार्केट में 15 से 20% बच जाता है। तो वही हमारी चेष्टा रहती है कि हमें 15 से 20% बच जाए, क्योंकि आगे सैलरीज भी हैं। ये तो सिर्फ प्रॉपर्टी का खर्चा है, उसके बाद टेक्नोलॉजी कॉस्ट है, सैलरी कॉस्ट है, सब करते करते आपके पास 7-8 बचेगा। तो क्या 7-8 काफी है या फिर उसको आप बढ़ाना पड़ेगा? राइट, हाँ, नहीं वो हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए क्या रोड मैप आप लोगों ने कुछ तो सोचा होगा, क्योंकि आपके साथ बड़े बड़े निवेशक हैं, आपने हाल ही में ट्राइफेक्टा से भी बड़ा अमाउंट रेस किया है, तो वो लोग भी सोचते होंगे कि इस प्रॉफिट के आंकड़े को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। हम अभी अपने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज कर रहे हैं। हमारी अपनी ऑफरिंग्स को SaaS बना के बेचना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म और कम्युनिटी मैनेजमेंट यूज़ केस तो हज़ारों लोगों का है। US UK में मोस्ट ऑफ द रेजिडेंशियल हाउसिंग इज़ ओन्ड बाय रीट्स, तो वो रीट्स को तो अच्छा एक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो उसके SaaS के लिए वी विल बी मोनेटाइजिंग इट। वो सब आज नहीं है, सब ऑन द वे है, प्लानिंग चल रहा है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अभी का मेन एजेंडा है कि हम EBITDA पॉजिटिव हो जाएंगे अगले साल तक, उसके बाद धीरे धीरे इस मार्जिन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्लेज हैं, क्योंकि एक बार आपके पास अच्छा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, उसके बाद उसको बहुत जगह में बेच सकते। तो फिर आपको क्या आगे फंड्स रेज करने की जरूरत होगी या फिर इस समय जो है उसमें चल ये जाएगा? हमारा सीरीज C प्रोग्रेस में चल रहा है। दिस विल बी लास्ट फंड रेज, होपफुली, अनलेस कुछ बहुत ही गलत हो जाए इसके बाद हमें दोबारा पैसा नहीं चाहिए होगा। मतलब सो दो चीज़ें, एक तो चाहिए कि इसके बिना चलेगा नहीं, और एक है कि आप और उठा के और आगे जा सकते हैं। तो वी वांट टू बी इन दैट सेकंड, दूसरे वाले सेकंड में भी शायद ना ही चाहिए, क्योंकि हम अपना कैश इतना जनरेट कर लेंगे कि हमें ग्रोथ के लिए भी किसी और से पैसा नहीं लेना। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये होगा, क्योंकि आपने एक बहुत ही बढ़िया मॉडल क्रिएट किया है। जो लोग इस तरह के बिजनेस में उतरना चाहते हैं, और कई सारे हैं भारत में, हमने देखा पिछले 7 सालों में ज़्यादा कॉपी कैट मॉडल सक्सेसफुल रहे हैं, तो आपसे इंस्पिरेशन लेके, कॉपी कैट नहीं, इंस्पिरेशन लेकर कुछ अगर इस तरह की स्थिति में आना चाहते हैं या फिर इस तरह का प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए आपके दोनों के टॉप सजेशंस क्या रहेंगे? मेरा टॉप सजेशन रहेगा कि ये बिजनेस होर्डिंग्स लगा के नहीं बनेगा, तो पैसा रेज करने पे कम फोकस करें और कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करें। इवेंचुअली ये वर्ड ऑफ माउथ से ही बनेगा बिजनेस। हमारा मार्केटिंग स्पेंड आज भी लेस देन 1% ऑफ रेवेन्यू है, डिस्पाइट 300% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। जब तक मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, मैं आपके साथ बना रहूँगा। उसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, और शो के इस हिस्से में छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू करने का आइडिया आपके लिए हाजिर है। आज देखिए कैसे आप कम जगह और कम पैसों में शुरू कर सकते हैं बटन मशरूम फार्मिंग। देश की मिट्टी से जुड़े कई ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो कमाई के लिए खेती की तरफ मुड़ गए हैं। फार्मिंग अगर आपका भी पैशन है तो कुछ ऐसा उत्पाद ले जो कमाई की गारंटी दे सके, जैसे एक्सोटिक वेजिटेबल्स बटन मशरूम। मशरूम की मांग रेस्टोरेंट और होटल के लिए तो होती ही है। आजकल YouTube से रेसिपी सीखने वाले शौकिया शेफ की तादाद भी बढ़ गई है, जिससे बटन मशरूम की मांग तेज हो रही है। बटन मशरूम एक ऐसी जाति है जिसमें मिनरल्स और विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। इसी हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से मशरूम पॉपुलर हो रहे हैं। बाजार में इसकी कीमत 300 से 350 रुपए है और थोक का रेट इससे करीब 40% कम होता है। इसे मिल रहे बढ़िया भाव के चलते कई किसानों ने पारंपरिक खेती को छोड़कर मशरूम उगाना शुरू कर दिया है। बटन मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट बनाया जाता है। 1 क्विंटल कंपोस्ट में 1.5 किलो बीज लगते हैं। 4 से 5 क्विंटल कंपोस्ट बनाकर करीब 2000 किलो मशरूम पैदा हो जाता है। अब 2000 किलो मशरूम अगर कम से कम 150 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है तो करीब 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसमें से 50,000 रुपए लागत के तौर पर निकाल दे तो भी 2.5 लाख रुपए बचते हैं। हालांकि इसकी लागत 50,000 से कम ही आती है। प्रति वर्ग मीटर में 10 किलोग्राम मशरूम आराम से पैदा किया जा सकता है। कम से कम 40 बाय 30 फुट की जगह में 3-3 फुट चौड़ी रैक बनाकर मशरूम उगाए जा सकते हैं। कंपोस्ट को बनाने के लिए धान की पुआल को भिगोना होता है और 1 दिन के बाद इसमें DAP, यूरिया, पोटाश, गेहूं का चोकर, जिप्सम और कार्बोफ्यूरेडन मिलाकर इसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है।
करीब 1.5 महीने के बाद कंपोस्ट तैयार होता है। अब गोबर की खाद और मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर करीब 1.5 इंच मोटी परत बिछाकर उस पर कंपोस्ट की 2-3 इंच मोटी परत चढ़ाई जाती है। इसमें नमी बरकरार रहे इसलिए स्प्रे से मशरूम पर दिन में 2 से 3 बार छिड़काव किया जाता है। इसके ऊपर 1-2 इंच मोटी कंपोस्ट की परत और चढ़ाई जाती है और इस तरह से मशरूम की पैदावार शुरू हो जाती है। सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और कृषि अनुसंधान केंद्रों में मशरूम की खेती की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप इसे बड़े पैमाने पर खेती करने की योजना बना रहे हैं तो बेहतर होगा एक बार इसकी सही ढंग से ट्रेनिंग कर लें। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। कुछ आइडियाज है जो आप चाहते हैं हम शो पर लेकर आएं, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप हमसे बात कर सकते हैं फेसबुक पर और ट्विटर के जरिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नए आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।